जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इस जर्नी में 2-3 साल से हैं, जिन्होंने कुछ फाइनेंशियल बैकअप बना के इस जर्नी में एंटर किया होगा और फॉर सम और दी अदर रीज़न आपने सारी पढ़ाई करी है, आपका सब्जेक्ट मैटर स्ट्रॉन्ग है। ये सारा कुछ होने के बाद भी किसी कारण से कुछ तो छोटी सी मिस्टेक रह जाती है, कुछ आप इग्नोर कर जाते हैं, जिस रीज़न के कारण आप इस जो जर्नी में आप फंसे हुए हैं, आपको वो रैंक नहीं मिल पा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। तो हो सकता है कि आप प्री के स्टेज में फंसे हुए हैं या मेंस के स्टेज में फंसे हुए हैं या इंटरव्यू पूरा स्टेज में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, फाइनल कट ऑफ। तो जिस भी स्टेज में हैं और आप ये डिसाइड कर ऑलरेडी आपका फाइनेंशियल चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, सर्वाइवल पे आ गई है बात, और आप ये चाहते हैं कि आप 1 साल और दें, है ना? आप चाहते हैं कि आप 2023 में 1 साल और रुकें और अटेम्प्ट दें। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल बैकअप आपका रेडी हो जाए। जो मैं ऑप्शंस आपको बताने वाली हूँ, उससे आपकी बहुत ज़्यादा तो अर्निंग होगी नहीं, बट आप इनफ अर्न करेंगे कि आपको अपने खुद के खर्चे के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, रिचार्ज के लिए, या फिर प्रिंट आउट्स निकालते हैं ना हम, या तो हमें बुक खरीदनी होती है, कॉपी खरीदनी होती है, इसके लिए आपके मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ हो सकता है कि आप अपने मम्मी पापा जो आपका रहने का, अगर आप अपने आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है कि मम्मी पापा आपका रेंट भर रहे हो, उस रेंट भरने में आप कम से कम 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, इतनी अर्निंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने 2018 में जॉब छोड़ के आई थी। मुझे पता था कि 2019 और 2020 का ही अटेम्प्ट देने वाली हूँ यूपीएससी का। पीएससी वगैरह में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो मेरी पास्ट की जर्नी रही है, जो पास्ट जॉब है, उसकी जो मेरा पैकेज था वो बहुत ज़्यादा था, वो पैकेज पीएससी मैच नहीं कर सकता था। तो मुझे इतना पता था कि मैं यूपीएससी दूंगी, अगर यूपीएससी मिलता है तो मिलता है, अदरवाइज़ नहीं। बट जब आप इस जर्नी में आते हो, जब इसको अंडरस्टैंड करते हो, जब आप ये जानते हो कि आप चाहे वो यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, आप सब्सटैंशियल डिफरेंस कर पाएंगे कंट्री वाइज, है ना? तो फिर आपका वो जो पैसे वाला मोह होता है ना, वो कम होता जाता है। इनिशियली सबको रहता है, इनिशियली पावर पैसे देख के ही इस जर्नी में एंटर करते हैं, बट जब आप इस जर्नी में एंटर करते हैं ना, देन आपको लाइफ के एक्चुअल एम समझ में आता है कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग। तो होता क्या है, इस जर्नी में घुसने के बाद ना, इस जर्नी से निकलना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। तो 2020 का मुझे प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने जब पीएससी डिसाइड किया, तो मुझे इतना पता था कि मुझे बैकअप तो कुछ ना कुछ होना चाहिए फाइनेंशियली, क्योंकि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती, मम्मी पापा के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, राइट? तो मैंने क्या किया, जो मैंने किया वो मैं आपको बताती हूँ, और उसके अलावा मैं 2-3 ऑप्शन आपको और दूंगी। तो मैंने क्या किया, मेरे शहर में आईसीएससी वाले जो बच्चे होते हैं ना, आईसीएससी मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि देखिए वो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, काफ़ी अच्छी टीचर हूँ, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। तो जब भी, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज अ लीडर मेरे पुराने प्रोफेशन में, तो लीडर होने से क्या हुआ कि मैं हमेशा स्ट्रिक्ट थी, तो स्ट्रिक्ट होने के कारण मैं हमेशा आई वॉज वेरी गुड एट गेटिंग जॉब डन, ठीक है। तो वेन यू आर गुड एट गेटिंग जॉब डन ना, तो आप जब आपको आपको हाथ में स्टूडेंट मिलते हैं ना, तो आप समहाउ और दी अदर उनको इस तरीके से गाइड करने में सक्सेसफुल होते हो कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाए। जितना उनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे आप 3-4% उनको ऊपर ही ला के देंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो मैंने आईसीएसई बच्चों को इसलिए पकड़ा, पहली बात तो वो इंग्लिश मीडियम वाले थे, ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, क्योंकि आईसीएसई वाले जो स्कूल होती है ना, उनकी फ़ीस काफ़ी हाई होती है। तो जनरली जो रिच होते हैं ना, आपके शहर के जो रिचेस्ट पीपल होंगे ना, वो अपने बच्चों को उस स्कूल में डालेंगे। तो मैंने टारगेट ही वो किया कि मेरा टारगेट क्या था कि मैं 2 से 3 घंटा काम करूँ, 2 से 3 घंटा काम करो, और इस 2 से 3 घंटे में इतना पैसा कमा लूँ कि मुझे कम से कम सर्वाइवल का इशू ना हो। देखिए, अगर आप नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा देंगे तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोचिंग सेंटर में जॉब करते हैं, तो कोचिंग सेंटर वाले तो 1-1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, बट उस 1 लाख रुपए कमाने के लिए उनको दिन भर का 12 घंटे की मेहनत होती है, पढ़ाई करवाने के 7 से 8 घंटे की, और उस पढ़ाई करवाने के लिए जो प्रिपरेशन लगती है ना, वो 5 से 8 घंटे की मेहनत लगती है। तो 12 से 14 घंटे मेरे खुद के भाई लोग हैं, कज़न लोग हैं, जिन्होंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, मैं देखती हूँ वो लाखों लाखों में कमा रहे हैं, पैसे काफ़ी आ रहे हैं, मगर उनकी पूरी लाइफ संडे को भी उनके पास में टाइम नहीं होता। तो क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं, आपका जो मेन एम है उससे आप नहीं भटकेंगे। आपका मेन एम क्या है, आपको सिर्फ 1 साल सर्वाइव करना है, फाइनेंशियल थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बैकअप बना के चलना है। तो आप एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आप सिर्फ 2 से 3 घंटा ही काम करेंगे, ये मिनिमम होगा, और मैक्सिमम आप 5 घंटे से ऊपर नहीं खींचेंगे। ये टारगेट आप खुद को दे दीजिए। मैंने क्या दिया था, मैंने 3 घंटे का टारगेट दिया था, मैं 3 घंटे से ऊपर काम नहीं करूँगी, इतना मुझे पता था, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए आप कितना करेंगे। 5 घंटा अगर आप डिसाइड करते हैं, उसके बाद में कोशिश करिए कि आप आईसीएससी वाले बच्चे ढूंढ लीजिए। अब व्हेन आई से आईसीएससी वाले बच्चे,
और अगर आपका मैथ्स अच्छा है और अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अच्छा है, तो ट्रस्ट मी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी हैं, एंड इफ़ यू आर अ गुड टीचर इन पीसीएमबी की किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप गुड टीचर हैं, तो उन लोग इंग्लिश से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। द थिंग इज़ कि हम कभी भी इस आप लोग को पता नहीं होता ये चीज़ें, और हमें लगता है कि यार इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले से क्यों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ के टर्म्स, अगर आपको इंग्लिश के टर्म्स पता हैं, हिंदी के टर्म को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में जो बोलते हैं उसको अगर आप इंग्लिश में पता है कि क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, अगर आप ये कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं ना, तो आप हिंदी मीडियम के होते हुए भी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिकॉज जो पीसीएमबी वाले बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज से मतलब नहीं होता, उनको मतलब किससे होता है, सब्जेक्ट मैटर से। अगर आप उस सब्जेक्ट की पकड़ है, आपको अंडरस्टैंडिंग है और आप पढ़ा सकते हो, तो आपको फीस देने से बिल्कुल नहीं मना करेंगे, और आपका इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम भी हैम्पर नहीं होगा बीच में। आपको बस नेगोशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। एक तो कोशिश करिए कि आप पीसीएमबी दें। अगर आप पीसीएमबी नहीं भी देते हैं, ठीक है, तो अब बच जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप 11th के, क्योंकि आईसीएसई वालों को 9th क्लास में सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो उनका 9th क्लास में ही आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम कंपलसरी हो, क्योंकि यहाँ पे अब आपका हिंदी का काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में ऑप्शन है। आईसीएसई बच्चों वालों को अब आपको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके क्या बोलेंगे, देखिए मैम अच्छा एक बात और, आईसीएसई के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को पर्सनल कोचिंग मिले। कहने का मतलब है, अगर आप 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो उस 1 घंटे में सिर्फ उन्हीं का एक बच्चा पढ़े, उनको बैच में पढ़ाई नहीं करवानी होती है, ठीक है। क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ होते तो उतना वो पे कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई बच्चा मिले, तो नेगोशिएट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप उनको क्या बोलेंगे कि आप एक बच्चे का 1000 रुपीज़ ले रहे हैं, ठीक है, और एक बच्चे का आप 1000 रुपीज़ ले रहे हैं, और एक बैच में आपके कम से कम मिनिमम 5 से 6 स्टूडेंट बनते हैं। तो अगर 5 से 6 स्टूडेंट बनते हैं, तो दैट मीन्स आपकी एक घंटे की फ़ीस क्या हुई, 6000 रुपीज़। तो उनको ये चीज़ें बोलिए, या फिर आप बैच बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको उतना कम पड़ रहा है, तो आप बोलिए कि मैं 7 लोग का बैच लेता हूँ, पर पर्सन मैं 1000 लेता हूँ, या पर पर्सन 1200 रुपये लेता हूँ। तो कहने का मतलब है, ये जो आप 1000 रुपये या 1200 रुपये या 1500 रुपये कोट करेंगे ना, ये कोट आपको वो फीस रखनी होगी जो आपके शहर में चल रही है, ठीक है। अगर आप पुणे बॉम्बे की बात करें, तो 1 घंटे का 3000 रुपये मिलता है एक बैच वालों को, ठीक है, 10वीं क्लास के बच्चों तक को। मगर आप छोटे शहर में जाएंगे तो आपको 3000 कोई नहीं पे करेगा, हो सकता है कि वहाँ पे फीस 800 रुपये चल रही है। तो जो भी करंट फीस चल रही है, कहाँ से पता करेंगे, आसपास के अपने बिल्डिंग के आसपास के लोग जो ट्यूशन जा रहे होंगे ना, उनके बच्चों को पकड़ के पूछ लीजिए कि कितना ट्यूशन फीस लग रहा है ना। वहाँ से आपको मार्केट रेट क्या चल रहा है आपके शहर का, वो पता चल जाएगा। अब इस मार्केट रेट के ऊपर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का बैच आप डिसाइड कर लीजिए। और जब आप उस जब पेरेंट्स से बात कर रहे होंगे ना आईसीएसई वालों के, तो उनको बोलिएगा, देखिए मैम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ कि 4 बच्चों को पढ़ा रही हूँ या 5 को पढ़ा रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि ये मेरी फ़ीस 1 घंटे की है, ये मुझे मिलनी चाहिए, तो चाहे मैं 1 को पढ़ाऊँ, 2 को पढ़ाऊँ या 5 को पढ़ाऊँ, ठीक है। तो अगर जो पेरेंट्स काफ़ी सीरियस होते हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, आप मेरे बच्चों को पढ़ाएं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि एक काम करते हैं, आप इतना तो हम फीस दे नहीं सकते, तो आप एक काम करिए, एक बहुत कम हो जाएगा, आप 2 या 3 लोग का बैच बना लीजिए, ताकि वो भी सेटिस्फाइड हो जाए कि उनके बच्चों के ऊपर कम से कम कुछ तो फोकस जा रहा है पर्सनल वाला, और आपका भी फीस आपको मिल जाए। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है, ये डिसाइड करना कि आपका बैच का स्ट्रेंथ क्या होगा, ये अपने ऊपर मत रखिए। आपको बस वो जो करंट फीस चल रहा है ना, जो मार्केट फीस चल रहा है आपके शहर का, वो कोट करिए वहाँ पे। वो को मार्केट कोट करने के बाद में आप उनको बोल दीजिए कि मैं इतना मैं पर बच्चे का फ़ीस लेता हूँ। मुझे 1 घंटे से 6000 रुपये या 7000 रुपये या 5000 रुपये या 4000 रुपये, जो भी आपको चाहिए वो मैं ले रहा हूँ। अब ये चाहे मैं आपसे सिंगल बच्चे का लूँ या 3 बच्चे का लूँ या 5 बच्चे का लूँ। तो पेरेंट्स लोग ना, उनको क्या चाहिए वो आपको बता देते हैं। तो दे देमसेल्फ विल टेल यू कि एक बच्चे को पढ़ाना है कि 2 कि 3, इसमें फिर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, जब आप अच्छे टीचर, जब आप एक बच्चे को पढ़ा देंगे और उसके मार्क्स अच्छे आते हैं ना, तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा होती है टीचर्स की, हर एक व्यक्ति को अच्छे टीचर की ज़रूरत है। माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, उससे फिर क्या होता है कि आपको अपने आप आपका बैच बढ़ता जाता है ना। तो इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि ये हो गया आईसीएसई वालों की बात में, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे आईसीएसई वाले बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो तब आप क्या करेंगे, आप सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के बच्चों को पकड़ेंगे, और फीस क्या रखेंगे, मार्केट में कितनी फ़ीस चल रही है। अगर मार्केट में 1000 रुपीज़ में टीचर लोग पढ़ा रहे हैं ना,
तो आपको बस क्या गेम खेलना है, आपको अपनी फ़ीस 800 या 900 रुपये रखनी है, 800 रुपये या 900 रुपये अपनी फ़ीस रखनी है। ये फ़ीस रखने के बाद आप क्या बोलेंगे, एक स्टूडेंट ढूंढेंगे, उस बच्चे को क्या बोलेंगे, देखिए आपके टीचर 1000 रुपीज़ दे रहे हैं, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, 200 रुपये कम दूंगा अगर आप मेरे को 3 बच्चे और ला के देंगे। 3 बच्चों का बैच रहेगा या 5 बच्चे और ला के देंगे, ठीक है। अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं तो उनको ये बोलिए कि आप 2 लोग हो, आप एक बच्चा लाओ, आप एक बच्चा लाओ, अगर 1+1 ला के देते हो तो मैं आपको ये डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, है ना। इस तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ये आपके पास में दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अच्छा इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि आपको एथिक्स मेंटेन करना है, ठीक है। कभी भी चीटिंग मत करिए, कभी भी उस पेरेंट्स से पैसे मत लीजिए जो पेरेंट्स पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को फ्री में पढ़ा नहीं सकते हैं ना, तो आप किसी उन पेरेंट्स से भी आप पैसे नहीं ले सकते जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक शहर में एक गांव में नई करके भी 5 से 8 हज़ार लोग रहते हैं, 2 से 3 हज़ार बच्चे होते हैं स्कूल के, हर एक गांव की बात बोल रही हूँ। गांव में अगर 1000 बच्चे भी है ना, तो आपको तो 3 बच्चे चाहिए, तो क्यों आप उन गरीब बच्चों के पास जा रहे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। लूटना किसी को नहीं है, ठीक है। एज ए टीचर आप एथिक्स मेंटेन करिए, भले आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। मैंने अपने एथिकल प्रिंसिपल से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, मेरे बच्चे आज तक कनेक्टेड हैं मुझसे, मेरी जो एथिक्स है ना वो मैंने मेंटेन किया। और ट्रस्ट मी, जब मुझे 1000 रुपये चाहिए होता है ना, तो मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जब मैं ट्रेन से जाने वाली होती हूँ और जब मेरे स्टूडेंट के बच्चे लोग को पता चलता है कि मैम को टिकट नहीं मिल रही है, जैसे कि मेंस के समय पे हुआ था, जब प्रयागराज जाना था मेंस पे, तो टिकट मेरी कंफर्म नहीं हो रही थी। मेरे स्टूडेंट जो है काफ़ी रिच है वो, आप बोल सकते हैं कि मेरे शहर के अंबानी है वो। तो उन्होंने जब पता चला कि इसको टिकट नहीं मिल रही और ये लटक के जाने, मैंने उनको बोला था कि वेटिंग है, मैं चढ़ जाऊंगी स्टेशन पे, देखा जाएगा। मम्मी और मैं ट्रैवल कर रहे थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरे लिए उन्होंने मेरी मम्मी का फ़्लाइट के टिकट करा के दिए थे। और वो होने के बाद में उनको मैं पैसे वापस करी लेटर ऑन आने के बाद में। बट ऐसा होता है, अगर आपके एथिकल प्रिंसिपल्स अच्छे हों, अगर आप ठीक ठाक इंसान हो ना, तो आपको जो लोग होते हैं ना वो आपको समझेंगे, और आपका कभी पैसे की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू जस्ट बी लिटिल पेशेंट, कि अगर आपने बोला कि मुझे आज 5 बच्चे चाहिए और राइट अवे 5 बच्चे मिल जाए, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। एक तो ये हो गया ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, तो पहला एक आईसीएसई वाला हो गया, आईसीएसई वाला। दूसरा सीबीएसई का बैच वाला हो गया, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड का बैच वाला। तीसरा जो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आपके शहर में जो भी कोचिंग सेंटर होंगे, ठीक है, जो कोचिंग सेंटर होते हैं ना, अब इस कोचिंग सेंटर की जो मैं बात बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो यूपीएससी या पीएससी से रिलेटेड वाले या फिर अपने एसबीआई पीओ वाले ही कोचिंग सेंटर हो। ऐसे कोचिंग सेंटर जो स्कूल के बच्चों को भी ट्यूशन दे रहे हैं, है ना, उनके पास में जाइए और वहाँ जाके अपना इंटरव्यू दीजिए। आप सबके सब ग्रेजुएट तो होंगे ही होंगे, तो ग्रेजुएशन में कम से कम इतना तो पता है कि आप एलिजिबल हैं कि किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, इवन दो एक्सपीरियंस नहीं है। कोचिंग सेंटर नंबर 1 जाइए, कोचिंग सेंटर नंबर 2 जाइए, कोचिंग सेंटर नंबर 3 जाइए, 4 जाइए, 5 जाइए। जब पहले वाले में जाएंगे तो वो आपका पहला इंटरव्यू रहेगा। हो सकता है कि वो इंटरव्यू में आप एकदम मैस करके आएँ, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, हो सकता है कोचिंग सेंटर वाले आपकी इंसल्ट भी करें, ठीक है। इससे आपको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। इसके एक्सपीरियंस से सीख के हम यहाँ पे बेटर इंटरव्यू देंगे, इससे एक्सपीरियंस से सीख के हम यहाँ पे बेटर इंटरव्यू देंगे, ठीक है। जो इंटरव्यू में आपको बेटर इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे अगर वो आपको ये बोलते हैं कि आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है, व्हाई शुड आई हायर यू, तो ऐसी जगह पे आप पता है क्या बोलेंगे, आप उनको ये बोलिए कि देखिए सर, अभी मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद ही स्ट्रगलर हूँ, और स्ट्रगल के समय पे मैं सिर्फ आपसे मदद मांग रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट वन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप मेरी मदद अगर कर देते हैं सर्वाइवल पे, तो मैं फ्यूचर में पक्का कुछ ना कुछ कर जाऊँगा। उनको आप ये बताइए कि मैं एक कमिटेड स्टूडेंट हूँ, मेरे अंदर पेशेंस की कोई कमी नहीं है, मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ, तभी तो मैं इस जर्नी में 2 साल 3 साल सर्वाइव कर पाया हूँ। अगर आप में पेशेंस की कमी होती तो आप पहले अटेम्प्ट में छोड़ देते, ठीक है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं होते तो आप इस लाइन में रहते ही नहीं, है ना। तो अगर आप कमिटेड बच्चे हो, पेशेंस है आपके में अच्छी क्वालिटीज़ है, तभी तो जाके आप इस जर्नी को सर्वाइव कर पा रहे हो, राइट। तभी तो आपके दिमाग में ये आया कि अब माँ बाप का पैसा नहीं खर्च करना है, आपको खुद को सर्वाइव करना है, आपको उनका बैकअप तैयार करना है। जब आप इस तरीके से सामने वाले इंटरव्यू वाले की बात पे रखेंगे ना, अच्छे इंसान को हर कोई हायर करना चाहता है, चाहे उसके पास में एक्सपीरियंस हो या ना हो सकता है कि जब आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो कोचिंग सेंटर 3 वाला ये आर्ग्यूमेंट को ना माने, कोई बात नहीं, सेम आर्ग्यूमेंट आप 4th को दीजिए, 5th को दीजिए, 6th को दीजिए। आप देखिएगा 5-6 इंटरव्यू के बाद में आप इंटरव्यू दे के भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, अपने बात को अच्छी तरीके से रख पाएंगे, उसमें भी आप एक्सपर्टीज हो जाएंगे, और कोई ना कोई आपको चांस देगा ही देगा, ठीक है। एक तो ये बात होगी।
आईसीएसई बच्चे ढूंढे, नहीं मिला। सीबीएसई या स्टेट बोर्ड वाले को ढूंढेंगे, बैच बनाएंगे, वो भी नहीं मिला। अपने शहर के कोचिंग सेंटर वालों को जाएंगे। इन केस अगर आपको ये भी नहीं मिलता है, तब आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब में मेरे जैसे बहुत सारे चैनल हैं। अब देखिए, मेरी चैनल की प्रॉब्लम क्या है कि मेरा चैनल बहुत रिसेंटली मोनेटाइज हुआ है, मेरी खुद की अर्निंग तो है नहीं, है ना। तो क्योंकि मेरी खुद की अर्निंग नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को हायर नहीं कर पा रही हूँ। द डे मैं इतना अर्न करूँगी कि मैं आप लोग को किसी एक को पीडीएफ बनाने का या टेस्ट सीरीज़ बनाने का पेमेंट कर पाऊँ, द डे मेरी अर्निंग उतनी होगी ना, उस दिन मैं कम से कम एक बच्चे को हायर पक्का करूँगी। और जब 2 बच्चे को हायर करने की अर्निंग होगी तो मैं 2 बच्चे को हायर करूँगी, क्योंकि मैं तो सर्वाइव कर रही हूँ ना। मेरे रायपुर में जितने ट्यूशन फीस आते हैं इनफ आ जाते हैं, तो मुझे यूट्यूब की अर्निंग के लिए खुद के लिए पैसे नहीं चाहिए। बट ऐसे ही इसी कंसेप्ट को लेके बहुत सारे अच्छे अच्छे मैम एंड सर हैं, जिन्होंने जो दोज आर द पीपल हु हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। जो भी सक्सेसफुल होता है ना, शायद वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा, बट वो वाले टीचर्स जो एक्चुअल में टाइम एंड अगेन फेल हुए हैं ना, जिन्होंने हार्ड वर्क करके सर्वाइव किया और अभी तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, वो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर समझेंगे। और यूट्यूब में ऐसे चैनल को ढूंढिए जो कि आपको पे करने को तैयार है। उनको बोलिए, सर हो सकता है कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ तो मैं टीच ना कर पाऊँ, मगर मैं आपका पीडीएफ तो बना सकती हूँ, मैं आपका टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट तो बना सकती हूँ, मैं करंट अफेयर मटेरियल तो बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो आप उनको ऑप्शंस दीजिए। इफ़ यू आर अ गुड टीचर देन ऑप्शन दीजिए कि आप गुड टीचर हैं। आप जैसे लेक्चर मैं बना रही हूँ ना, तो ऐसे 2-3 लेक्चर को रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालिए और उसको सैम्पल वीडियो उनको भेजिए कि देखिए सर, मैंने यूट्यूब पे ये डाला हुआ है, ये मेरा सैम्पल वीडियो है, दिस इज़ द वे आई टीच। इफ़ यू आर अ गुड टीचर, इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, दिस इज व्हाट यू कैन डू। अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक करंटली नहीं है, अगर आप ढंग से अभी नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो आप उनको ये बोलिए, मान लिया सर कि मैं गुड टीचर नहीं हूँ, मगर मैं पीडीएफ तो बना सकता हूँ, है ना, मैं करंट अफेयर का मटेरियल तो बना सकता हूँ, मैं 3 साल से इस जर्नी में हूँ, तो मुझे इतना तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ है कि करंट अफेयर मटेरियल में क्या यूज़ होता है। ट्रस्ट करिए, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, मतलब लाख यूट्यूब चैनल है जो कि कोचिंग दे रहे हैं। आपको कोई उनसे कनेक्ट करिए, जो आपसे टेलीग्राम में या फिर ईमेल में आपको वो करता है ना, पर्सनल बात करने को रेडी है, जो भी अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर देता है ना, उनको आप अप्रोच करिए, आपको जॉब देंगे। ये पूरी सर्च वाली जर्नी में ना आपको हो सकता है कि 10 दिन लग जाए। आने वाला 10 दिन आप इस चीज़ को दे दीजिए, बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपने आप को तैयार भी करना है ना। जैसे अगर आप ये बोल रहे हो कि आप हिस्ट्री टीचर हो, तो आप एक काम करिए, 5-6 दिन ना अच्छे से हिस्ट्री पढ़ लीजिए। इस तरीके से पढ़िए कि जब आपको डेमो लेक्चर कोई देने बोले तो आप एक एक्सपर्ट के जैसा डेमो लेक्चर दीजिए, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट को आप पिक कर रहे हो सकता है पॉलिटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज़ बना लीजिए, ताकि अब जब आप इंटरव्यू में बात करें तो आपका जो आप द वे यू आर टीचिंग, द वे यू आर गिविंग डेमो लेक्चर्स, वो देखने के बाद में इवन तो आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, आपको हायर करने से वो रोक ना पाए, ठीक है। ये आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे टीचर नहीं, तो कुछ पीडीएफ वगैरह ऑलरेडी रेडी कर लीजिए कि सर देखिए, मैंने जून के मंथ का पीडीएफ बनाया है, ये मेरा सैम्पल पीडीएफ है। या फिर कोई एक टेस्ट सीरीज़ बना लीजिए, 10 या 12 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का, वो सैम्पल दिखा दीजिए कि देखिए सर, मेरे को इतना जितना भी मेरा नॉलेज है, ये टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने खुद से। कॉपी मत करिएगा टेस्ट के क्वेश्चन, क्योंकि उन लोगों को समझ में आता है कॉपीड वाले क्वेश्चन, है ना। तो खुद से क्वेश्चन बना के उसके ऑप्शंस देखिए, अच्छा सा टेस्ट सीरीज़ बनाइए, ताकि जब वो आपको हायर करने के लिए सोचे ना, तो आपके पास में सैम्पल डेमो लेक्चर एंड सैम्पल पीडीएफ रेडी होना चाहिए। तो ये 4-5 ऑप्शन है जो मुझे लगता है आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ में एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, अगर आपको 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और अगर आपको थोड़ा बहुत पैसे हैं आपके पास में, तो आप क्या करिए, जो भी आपका ऑप्शनल चूज़ किया है ना, उस ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, ठीक है। और इग्नू जो है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाला, इग्नू के जो मास्टर्स कोर्स है ना, तो एग्जाम्पल अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, ठीक है, तो इग्नू के इग्नू का जो इकोनॉमिक्स मास्टर्स का जो पेपर है ना, उसका प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर डाउनलोड करिए। जब आप उस पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि बिना पढ़े भी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं ना। हिस्ट्री वाले हिस्ट्री का पेपर निकालिए और देखिए इग्नू में, जब आप ये देखेंगे ना कि क्वेश्चन पेपर मैच करते हैं और क्वेश्चंस आप बिना पढ़े भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो उससे आपको एनकरेजमेंट मिल जाएगा। आप क्या करिए, साइड बाय साइड ना मास्टर्स दे डालिए, मास्टर्स के लिए फिल करिए फॉर्म को, डेट पता करिए, जाके वहाँ फिल करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो कीजिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई करिए। और अप्लाई करके ना आपको क्या करना है, बस एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ने बैठ जाना है। बुक्स तो आपके पास में है ही है, एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इग्नू का वो भी होता है, मटेरियल भी आता है फ्री में, है ना, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आती है, उसको एक बार पढ़ लीजिए जाके आप मास्टर्स। तो हो सकता है कि आने वाले 1 साल 2023 और 2024 तक जब आप ये अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एसडीएम या फिर डीएम बन जाएं।
नहीं भी बने तो जब इस जर्नी को छोड़ने का आप डिसाइड करें ना, तो आपके हाथ में मास्टर्स की डिग्री होगी। जब मास्टर्स की डिग्री होगी ना, तो जो पढ़ाई आपने करी है उसके बेस पे आप प्रोफेसरशिप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पीएचडी परस्यू करना है तो वो भी कर सकते हैं। आने वाले समय पे गवर्नमेंट जो है ना, वो पीएचडी का जो जो अपना, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है ना, ट्रस्ट मी, मोदी गवर्नमेंट विल ब्रिंग दिस, वो आपको मास्टर्स की डिग्री के बेस पे जॉब देगा ही देगा। हो सकता है कि आप डीएम वाली लेवल पे काम ना कर पाएँ, मगर आप उस लेवल पे काम करेंगे जहाँ पे आप खुद भी सर्वाइव करें, शादी भी कर सकें और अपने बच्चों को भी सर्वाइव करा सकें, ठीक है? तो कहने का ये मतलब है कि जब आप 27-28 साल में ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये जर्नी को आपको छोड़ना है, आपको यूपीएससी नहीं देना, आपको पीएससी नहीं देना है, तो ऐसा ना हो जाए कि आप सिर्फ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट रहें। आपके हाथ में मास्टर्स की डिग्री आ जाए, ये मैं आपको बोलूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, मैंने भी इस साल अप्लाई किया है। मेरा जो एक स्टूडेंट है, वो मात्र 22 साल का है। वो 22 साल के होने के बाद में उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि उसने मुझे बोला कि दीदी आप आपको मास्टर करना चाहिए, और मुझे सजेशन मिली, तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोग को ये गाइड करना चाहिए। तो एक तो आप फाइनेंशियल बैकअप बनाइए, और ये इग्नू वाले ऑप्शन को प्लीज़ कंसिडर करिए। मास्टर्स जाके, जहाँ इग्नू नहीं भी करना है ना, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से भी कर सकते हैं जुगाड़ पानी करके, तो वहाँ जाके, क्योंकि अटेंडेंस के लिए जुगाड़ करना पड़ता है ना, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। पता चला कि हमने फीस भर दिया, सब कुछ हो गया और अटेंडेंस ही नहीं है, और अटेंडेंस के कारण आपको एग्जाम देना नहीं दे रहे हैं। अगर वैसा नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ ऑप्शंस है आपके पास में। आई होप, ये कुछ प्रैक्टिकल बातें थी जो लेक्चर से रिलेटेड नहीं थी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। जय हिंद।